हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अपना पोर्टफोलियो रिवील करने वाला हूं। जी हाँ, मैं अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिवील करने वाला हूं। बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर ने उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर आपका कौन कौन सा फंड है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए मैं बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी अपना कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पे वीडियो बना के आपको मैं पिंग कर दूंगा और आप चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या अपने पोर्टफोलियो में रखा है और क्या क्या आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरा कोई सजेशन नहीं होगा, मैं जस्ट अपने हिसाब से आपको बताऊंगा कि क्यों क्यों चीजें आप ऐसे रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और कितना कितना परसेंटेज में रख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पूरा पोर्टफोलियो। देखिए, मैंने आपको एक बार दिखा दिया, लेकिन अब पूरा वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि मतलब आपने यहाँ से स्किप कर लिया। मैं आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो मेरा जो पोर्टफोलियो में है, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो 30% है, फ्लेक्सी कैप 20% है, और डिजिटल एंड और टेक्नोलॉजी फंड 10% है, जो कि एक बेसिकली आपको पता ही होगा कि एक स्कीम या फिर आप सेक्टरल फंड मान सकते हैं। तो बेसिकली ये थीमेटिक और सेक्टरल फंड है। और उसके बाद आपका मिड कैप में 10% तक का पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप में 20% तक का पोर्टफोलियो है, गोल्ड में जो है आपका मेरा जो है वो आपका 5% और क्रिप्टो करेंसी में 5% है। वो क्यों है अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, मेरी जो जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तब मेरी उम्र 24 या 23 आप मान सकते हैं, अभी 24 स्टार्टिंग थी। तो अभी तो मेरी उम्र 30 साल के आसपास पहुंच गई है। तो अभी मैं मतलब मेरी अभी मैरिज भी नहीं हुई है, मैरिज होने वाला है अभी, जस्ट मतलब 4 to 5 मंथ्स अभी लगेंगे। तो इसका मतलब मैं अभी फाइनेंशियली पूरा मतलब मेरे ऊपर कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और मैं अपने घर मतलब जो मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। तो आप समझ पा रहे हो कि मेरे पास ज्यादा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमारे पास फाइनेंशियली भी इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ हम नॉर्मल स्टेबल हैं, क्योंकि ज्यादा हमारा कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये पता था कि मतलब मैं इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं ले सकता। तो इस चक्कर में मैंने अपने पोर्टफोलियो में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस चीज को एलोकेट किया। देखिए, लार्ज मेरे को चाहिए था 50% पूरा रिस्क फ्री, मतलब बहुत ही कम रिस्क लेके चलूं जो कि बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूजन था, क्योंकि जो फ्लेक्सी कैप आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड है उनमें भी आपका लार्ज कैप होता है, लेकिन कुछ कुछ जो है आपका थोड़ा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप रख के और मतलब अपने पोर्टफोलियो में रख के आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले, मतलब आपको जैसे पता है कि मतलब इंडेक्स फंड में आपको अप्रोक्स 15% तक का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल जाता है, लार्ज कैप में 1-2% ज्यादा मिल जाता है, और फ्लेक्सी कैप में चांस है कि उससे 1-2% ज्यादा मिल जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा था कि एक काम करता हूं, मैं लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाई कर देता हूं। भले ही दोनों में लार्ज कैप मतलब लार्ज कैप की ज्यादा एक्सपोजर रहता है, लेकिन फिर भी जो मैंने फ्लेक्सी कैप चूज कर रखा है उसमें ज्यादातर फॉरेन इक्विटीज भी रहती है, और स्मॉल कैप भी रहती है, मिड कैप भी रहता है, और लार्ज कैप बड़े क्वांटिटी में है। आपको तो पता ही चल गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ, कौन से फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने जो फंड में मतलब अपने जो पोर्टफोलियो में वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड भी रखा है और लार्ज कैप का भी रखा है। तो 50% जो है वो आप मान सकते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट हो रखा है। अगर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड को एलोकेट करना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड को पिक करना चाहिए, तो आप मेरे यहाँ पे पीछे देख पा रहे होंगे एक बुक है जो मैंने लिखी है और अमेजोन में अवेलेबल है ई बुक के फॉर्म में। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें मैंने 100 टिप्स, बेसिकली टिप्स नहीं, मैंने मिस्टेक बता रखे है, क्योंकि देखिए मेरे को 6 से 7 साल तक का एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो मुझे पता है कि मार्केट में क्या क्या चीजें होती है और जो जो गलतियां मैंने की है और मैं नहीं चाहता कि आप करें। तो इसलिए आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये बेसिकली अमेजोन में अवेलेबल है। तो ये एक थोड़ा सेफ अप्रोच मैंने फॉलो किया है। अब डिजिटल और टेक्नोलॉजी फंड को मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए मैं खुद आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। तो मुझे पता है कि जो डिजिटल जो सेक्टरल फंड में आपको पता था बहुत ज्यादा रिस्की रहते हैं, लेकिन मुझे डिजिटल जो सेक्टरल फंड है उसमें थोड़ा बहुत मैं बुलिश हूँ। रीजन ये है कि आप जो अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रही है ना वो सारे ही टेक्नोलॉजी है। मतलब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अभी मोबाइल चला रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, 4G इंटरनेट, 5G इंटरनेट, जितना भी चीज आप आसपास दिख रहे हो वो सारा चीज टेक्नोलॉजी से ही चलता है। तो टेक्नोलॉजी
सेक्टर जो रहता है वो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इसमें पोटेंशियल कितना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अगर मान लीजिए कोई हर चीजें बंद भी हो जाती है, लेकिन आपका डेवलपमेंट कभी नहीं बंद होगा। और डेवलपमेंट कैसे होगा? टेक्नोलॉजी जब आपकी एडवांस होगी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में मैं थोड़ा बुलिश हूँ। भले ही ये थोड़ा सेक्टरल फंड है, मुझे पता है कि ज्यादा रिस्क लेके चलता है, लेकिन फिर भी मैंने अपना पोर्टफोलियो का 10% टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है ये, जस्ट मैं अपना बता रहा हूं, क्योंकि इसमें इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स है, जैसे कि आपको पता है कि मतलब फार्मा सेक्टर है, उसके बाद आपका क्या नाम है, सिविल का सेक्टर है, जो आपको पता होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रहता है। तो ऐसे कई सारे आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे। तो उस पर मैं ज्यादा इतना भरोसा नहीं करता। फाइनेंशियल सेक्टर्स भी है, मैं फाइनेंशियल सेक्टर भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं नहीं बोला कि वो नहीं बढ़ेगा। बैंकिंग सेक्टर ये सब बढ़ेंगे, लेकिन मैं इसमें थोड़ा ज्यादा बुलिश हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर, लेकिन होता क्या है कि मैं उन सेक्टर्स में क्यों इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। रीजन ये होता है कि मतलब वो ना थोड़ा ट्रेंडिंग पे काम करते हैं। ट्रेंडिंग के जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी जैसे आपने सेक्टरल फंड सुना होगा, पीएसयू का फंड, उसके बाद डिफेंस का फंड। वो क्या है कि जब पीएम मोदी जी ने अभी जो अनाउंस करा कि मतलब ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपने देखा हो कि 1-2 साल में वो ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद जैसे ही उनका भरोसा उसमें, जैसे ही उन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, तो वहां पे क्रैश देखने को मिला। तो ये जो होता है थोड़ा ट्रेंडिंग पे काम करता है, तो ये चीज मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब मैं ट्रेंडिंग पे नहीं देखता, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आया हूँ कि मतलब हाँ, इसमें लॉन्ग टर्म में मुझे एक ठीक ठाक सा रिटर्न मिल सकता है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा ज्यादा भरोसा किया। लेकिन हाँ, मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च के बेसिस पे है। उसके बाद मैंने मिड कैप में 10% तक एलोकेशन है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। और उसके बाद स्मॉल कैप तो 20%, जो कि बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा रिस्क ले रखा है। क्यों? अभी के दौरान मेरी जो एज तो, जो 5 साल से 5 या 6 साल से मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मेरे को कोई इमरजेंसी कैश के फॉर्म में पैसे नहीं निकालने थे। मुझे पता था कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा जो पैसा है इन्वेस्टमेंट अपना 30 से 40%, आप मान सकते 50% ही मैंने अपना पोर्टफोलियो रिस्क पे रखा हुआ है। लेकिन ये रिस्क का मुझे अभी देख रहे हैं कि अभी इसका नुकसान भी हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी मेरा क्या नुकसान हुआ है। अभी मैंने जो 50% पोर्टफोलियो अपना लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी जो मार्केट 1 साल से क्रैश हुआ है, उसमें मेरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, मेरे सिर्फ 7 या 8% पोर्टफोलियो ही गिरा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिसने इम्पैक्ट डाला है, वो मेरा स्मॉल कैप और मिड कैप ने। जी हाँ, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। डिजिटल फंड ने इतना ज्यादा नहीं डाला है, थोड़ा बहुत डाला है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरा ये जो दोनों स्मॉल कैप और मिड कैप है बड़ी तेजी से गिरा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा XIRR रिटर्न, वो भी लॉन्ग टर्म में आप 50% के आसपास तक का रिटर्न था, वो गिर के 20 या 22% के बीच में आ गया। मतलब करीब करीब आप देख पा रहे कि मतलब हाफ हो गया है। तो वो कहां से हुआ है? क्योंकि मैंने स्मॉल और मिड कैप में, जिन लोगों ने पूरा अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप को डेडिकेट किया होगा, तो वो सोच रहे होंगे मतलब ये नेगेटिव रिटर्न हो गया होगा। तो आप सोच पा रहे होंगे कि मतलब कितना रिस्क हो जाता है जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें छप्पर फाड़ के आपको रिटर्न मिलता है, इसमें लॉस भी होते हैं। तो इतना ज्यादा भी छप्पर फाड़ के भी लॉस होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो पोर्टफोलियो है, ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मेरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कम है। लेकिन अब आप नीचे बात करें तो गोल्ड की, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड में मैंने 5% तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि थोड़ा जरूरी होता है। मैं आपको पता है गोल्ड के म्यूचुअल फंड या डिजिटल गोल्ड, क्योंकि देखिए गोल्ड का पैसा कभी नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही जाता है। मैं आपको पता है गोल्ड के दाम थोड़े बहुत नीचे गिरते हैं वो, लेकिन ज्यादा नहीं गिरते। लेकिन अगर आप देखें लास्ट के 10 ईयर्स में, तो गोल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिला होगा। तो गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है, लेकिन सारा पोर्टफोलियो आपका गोल्ड में भी थोड़ा रिस्की बन जाता है। तो इसलिए गोल्ड जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि सारा इस पे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 5% यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी में भी भरोसा करता हूँ, जो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी खुद आईटी सेक्टर में, जैसे आपको पता है, तो मुझे पता है कि वहां पे क्रिप्टो करेंसी का क्या क्या काम होता है। तो मैं इसलिए जो दो करेंसी पे ज्यादा भरोसा करता हूँ, आपका बिटकॉइन और इथीरियम। तो इसलिए इन दोनों में ही मेरा पैसा जो है डाइवर्सिफाई हो रखा है। मतलब 5%, मतलब मान सकते हैं 2.5% का मैंने दोनों में डाइवर्सिफाई कर रखा है। लेकिन ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 5% एलोकेशन कर रखा है। तो मैं अब एक चीज बताता हूँ। अब देखिए, मेरे 4-5 मंथ बाद मेरी शादी होगी, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी, तो मैं यह जो अपना पोर्टफोलियो है ना, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा स्मार्टली चलूंगा। स्मार्टली कैसे क्या चलूंगा? देखिए, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जो है ना, इसमें तो मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल ही रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरा मार्केट डाउन है, तब भी मेरे को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जब मार्केट अप होगा, तो आप सोच पा रहे होंगे कितना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करूंगा अभी 1-2 साल। 2 साल तक जैसे ही थोड़ा मार्केट अप आएगा, तो मैं क्या करूंगा, जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, वहां से थोड़ा एलोकेशन कम करके अपना लार्ज कैप में
थोड़ा एलोकेशन बढ़ा दूंगा या फिर इंडेक्स फंड में अपना एलोकेशन बढ़ा दूं, मतलब कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या कि मैं थोड़ा रिस्क, एज पे डिपेंड कर गया, क्योंकि यहाँ पे अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अभी 1-2 साल में तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मेजर करेक्शन आया है। अगर 1-2 साल भी नहीं लेगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 साल में तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। तो तब मैं इमीडिएटली ट्रांसफर कर दूंगा अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ, क्योंकि मेरा एज भी बढ़ गया है। मतलब आप देख पा रहे कि अब मैं 30s में आने वाला हूं, मतलब आ ही गया हूं लगभग, आप मान सकते हैं। और 30s में आ गया मतलब अब मेरी शादी भी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क इतना ज्यादा नहीं ले सकता जितना अभी रिस्क ले रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा और लार्ज कैप की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर इंडेक्स फंड की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हाइब्रिड फंड की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 30s भी इतना, मतलब इस उम्र में भी आप रिस्क ले सकते हैं। 40s की उम्र में आप जा सकते हैं कि मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई होगी, बहुत ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि आपके बच्चे जो है थोड़े बहुत बड़े हो गए होंगे, उनका एजुकेशन का खर्चा, फिर घर चलाने का खर्चा, तो ये चीजें थोड़ा बहुत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहां पे जब आपका खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस चक्कर में फिर तब मैं हाइब्रिड की तरफ जाऊंगा। जैसे मैंने को बताया कि उसमें 50% इक्विटी होती है, 50% आपका डेप्थ में इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है, अगर अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क टेक कर रहे हैं तो तब जाके आप 20%, ज्यादा से ज्यादा 20% या फिर 15% ही अपना पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करें स्मॉल कैप में। लेकिन यहाँ पे तो मैंने खुद ही 30% में एलोकेशन कर रखा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन भी है और सब्जेक्ट टू आपकी कंडीशन भी है। मतलब आपकी क्या कंडीशन, आपका अभी घर का सिचुएशन क्या है, उस पर भी टोटली डिपेंडेंट है। तो वो ये सब जो मैंने आपको बताया सिर्फ एजुकेशनल पर्पस था, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।